नमस्कार स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम आने वाला है और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आने वाले क्लोज टेस्ट की कि क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरह की अप्रोच के साथ आपको क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इसी के लिए हमने लिया है एक प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट जो कि हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है और ये 12 जून 2019 वाले एसएससी सीजीएल टीयर 1 के ही 12 जून 2019 को शिफ्ट थर्ड में हुए क्वेश्चन पेपर में जो क्लोज टेस्ट आया है उसी क्लोज टेस्ट पर हम बात करेंगे और इसे हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। किरण पब्लिकेशन का हम 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो इस एडिशन में आपको एक क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, दूसरे एडिशन में भी एक क्लोज टेस्ट मिल जाएगा। सीक्वेंस थोड़ी इधर उधर हो सकती है। इसके अलावा हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, मतलब इस क्लोज टेस्ट को पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये किताब ना हो, ये एडिशन ना हो, कोई दूसरी किताब हो, तो भी आप इस एग्जाम के नाम के हिसाब से इस क्लोज टेस्ट को अपने वाले एडिशन में ढूंढ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट को किस तरह से हम एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहां पर मैंने लिखा है समझो वरना कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन पेपर को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी समझ जरूरी है। रूल्स रेगुलेशन 100% क्वेश्चन पेपर को कवर ही नहीं करते हैं। हो सकता है 70-80% क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कर लो उन रटे रटाए रूल्स रेगुलेशन की वजह से, लेकिन जो 2-4 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे उन्हीं की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर इस्तेमाल होना था आपकी समझ का। देखिए, समझ से ऊपर कुछ नहीं। अगर आप किसी सिचुएशन को, अगर आप किसी सेंटेंस को समझते हैं तो समझ से ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट्स को अपनी समझ पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए, ना कि उनको रूल्स रेगुलेशन के रट्टे मारने पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, सबकी अपनी अपनी अप्रोच है, सबके अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन इस तरह की अप्रोच को अगर आप अपनाते हैं तो आप निश्चित ही विजयी होंगे। मेरे कहने का ये मतलब है। ये रहा हमारे सामने क्लोज टेस्ट। पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ वही बच्चा कर पाएगा जो अपनी रीडिंग स्किल्स को, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लेगा। ये सबसे जरूरी बात है क्लोज टेस्ट को या कॉम्प्रिहेंशन को या पीक्यूआरएस को करने के लिए। क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस या कॉम्प्रिहेंशन, अभी इस वीडियो में हम क्लोज टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेक्शन आता है आपके एग्जाम में, ये सेक्शन आपकी ओवरऑल किसी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो वोकैबलरी का आपने रट्टा मारा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट का, उस वोकैबलरी का, उनके मीनिंग्स का आप किसी कंटेक्स्ट में, किसी सिचुएशन में यूज कर पाते हैं या नहीं। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी समझ को इम्प्रूव करें, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करें, कॉन्सेप्ट को समझें, ना कि उनको मेमोराइज कर लें। इसके साथ साथ आप अपनी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हमारा आज का क्लोज टेस्ट है। इस एडिशन में ये मिल जाएगा आपको, किसी भी एडिशन में मिल जाएगा। इस एग्जाम के नाम के हिसाब से आप ढूंढ लें, वरना पीडीएफ से डाउनलोड कर लें। ही रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम ही सा द एलिफेंट। पहला स्टेटमेंट आ गया। दिस वाज इन 2007 एट अब देखिए, एट यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाई गई है और एट प्रीपोजिशन लगाई जाती है स्पेस में किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए, या किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, या किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल पोजीशन या प्लेस को रिफर करने के लिए। किसी स्पेसिफिक प्लेस को रिफर करने के लिए स्पेस में हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब एट प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो कोई प्लेस ही होगा। ठीक है, अब वो प्लेस क्या है, कोई ऐसी कोई भी प्लेस है जिसका नाम नहीं पता हमें, वो शॉप है, या उस प्लेस का नाम स्ट्रीट है, या उस प्लेस का नाम मार्केट है, ये हमें जो है अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पर चुनना है। और उस प्लेस को जो आगे क्या कहा जा रहा है, थानी पराई। देखिए, मार्केट जो है एक ऐसे प्लेस को रिफर करता है जहां पर लोग खरीदते हैं या बेचते हैं, किसी भी सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं। अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो सब आप अपने जीवन में कभी ना कभी मार्केट गए होंगे, कई बार गए होंगे। ये रहा आपका मार्केट। मार्केट एक
बाउंडेड रीजन को रिफर करता है। एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक बाउंड्री को ही, एक बाउंडेड रीजन को ही आप मार्केट कह सकते हो। ये आपका शहर है, इस शहर में ये जो रीजन है, इस रीजन को ही आप मार्केट कह सकते हो, बाकी पूरा शहर तो मार्केट नहीं है। तो इस बाउंडेड रीजन को रिफर करता है मार्केट। तो हम मार्केट के साथ यूजुअली इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आपने लिखा हुआ भी होगा इन इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है इन द मार्केट। हम मार्केट के साथ यूजुअली इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मार्केट एक बाउंडेड रीजन को रिफर करता है। मार्केट का मतलब ये जहां पर आप कुछ खरीदते या बेचते हैं। ये इंडियन मार्केट है, ये भी शायद इंडियन मार्केट ही है, ठीक है। मार्केट के साथ एट प्रीपोजिशन को भी लगाया जा सकता है अगर मार्केट किसी स्पेसिफिक प्लेस को रिफर कर रहा है। अगर आप मार्केट के द्वारा किसी स्पेसिफिक प्लेस को रिफर करना चाह रहे हैं तो उसके साथ एट प्रीपोजिशन को भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैराग्राफ का कंटेक्स्ट देखेंगे तो ऑप्शन में ऑलरेडी प्लेस लिखा हुआ है। जब ऑप्शन में आपके ऑलरेडी प्लेस लिखा हुआ है तो मार्केट के द्वारा किसी प्लेस को रिफर करने की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह से मार्केट जो है रिलीवेंट हो जाता है। अगर मैं स्ट्रीट की बात करूं तो स्ट्रीट का मतलब होता है वो नैरो रोड, या चौड़ी भी हो सकती है, वाइड भी हो सकती है, जिसके दोनों तरफ बिल्डिंग्स हो। ये एक स्ट्रीट है, ये एक इंडियन स्ट्रीट है, यहाँ पर व्हीकल वगैरह खड़े कर देते हैं। तो स्ट्रीट के साथ भी देखिए, स्ट्रीट को भी एक कन्फाइंड रीजन, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी एक बाउंड्री है। ये आपका शहर है, ये अगर आपका शहर है, ये आपका सिटी है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रीट होगी। तो इस लोकेलिटी को ही आप रिफर कर सकते हैं स्ट्रीट के द्वारा। तो स्ट्रीट के साथ भी हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रीपोजिशन लगाया जा सकता है क्योंकि बाउंडेड रीजन को रिफर करता है। स्ट्रीट के साथ अब ऑन प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं अगर हम इस सरफेस को रिफर कर रहे हैं। अगर स्ट्रीट की जो सरफेस है, जो रोड है, हम उस रोड को रिफर कर रहे हैं, उस रोड पर कोई मूवमेंट हो रही है, कोई खड़ा है, तो हम ऑन प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं अगर इस सरफेस को हम रिफर कर रहे हैं। ये स्ट्रीट के साथ हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर हम स्ट्रीट के द्वारा किसी स्पेसिफिक लोकेशन को या स्पेस में किसी स्पेसिफिक प्लेस को या पॉइंट को रिफर कर रहे हैं। भाई आपका घर ये है और आप इस पॉइंट को रिफर कर रहे हो अपने घर से, तो स्ट्रीट के द्वारा आप स्पेस में, अपने शहर में किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को या किसी प्लेस को रिफर कर रहे हो, तो आप एट प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आपके सामने आती है, जब ऑप्शन में ऑलरेडी आपको प्लेस दिया हुआ है तो स्ट्रीट के द्वारा या मार्केट के द्वारा प्लेस को रिफर करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए ये ऑप्शन दोनों इररिलेवेंट हो जाता है। प्लेस ऑप्शन सही हो जाता है। शॉप के साथ तो एट आ ही नहीं सकता, इन प्रीपोजिशन आएगा। और वैसे भी आप एक एलिफेंट की बात कर रहे हैं जो कि किसी शॉप में फिट नहीं हो सकता। ये हो गया आपका 136वां। 137वें ऑप्शन पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? एलिफेंट का नाम है चिन्नाथाम्बी वाज। देखिए यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है वाज, यानी कि यहाँ पर मेन वर्ब आएगी और वो मेन वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगी होगी और ऐसी वर्ब होगी जो कि ट्रांजिटिव नेचर की होगी, और ट्रांजिटिव नेचर की होने की वजह से उसका ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। मतलब आपको एक ऐसी वर्ब यहाँ पर लगानी है जो आईएनजी फॉर्म में हो, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही हो, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो, और ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब हो जिसका ऑब्जेक्ट वाटर हो सकता हो। अगर हम बात करें रेनिंग की, तो रेनिंग तो एक नेचुरल इवेंट है, उसका डूअर ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। भाई चिन्नाथाम्बी तो एक एलिफेंट है, वो रेन तो करवा नहीं सकता या कर नहीं सकता। तो ये तो एक नेचुरल इवेंट है, किसी पर्सन या एनिमल का हाथ में है नहीं, ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। वेट की अगर हम बात करें, वेट वर्ड की अगर हम बात करें, तो वेट वर्ड है एडजेक्टिव। मूलतः वेट वर्ड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कवर्ड इन वाटर। कोई भी चीज वाटर में या किसी और लिक्विड में भी अगर कवर्ड है तो हम उसको वेट कह सकते हैं, भीगा हुआ कह सकते हैं। कवर्ड इन वाटर और एनी अदर लिक्विड। अब ये जो वेट वर्ड है, हम इसको वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है मेक समथिंग और समवन वेट। वेट मतलब ये वाला वेट एडजेक्टिव हो गया। कवर्ड विद वाटर मतलब किसी को भिगो देना। इस प्रकार से जो वेट है वो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। लेकिन क्या ये एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जो यहां लगाई जा सकती है? जरा लगा कर देखिए,
क्या मीनिंग आएगा? अगर आप यहाँ पर वेटिंग को लगा देते हैं तो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि आप उसने चिन्नाथाम्बी ने पानी को भिगो दिया। क्या वाटर को वेट किया जा सकता है? वाटर से किसी को, किसी थिंग को या किसी पर्सन को वेट किया जा सकता है, वाटर को वेट नहीं किया जा सकता। इसलिए वेट एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यहाँ पर नहीं आ सकती जिसका ऑब्जेक्ट वाटर हो जाए। मीनिंग अपसर्ड हो जाएगा, बात हो जाएगी मीनिंगलेस, इसलिए इस ऑप्शन को भी हटा दो। इसके बाद बचता है स्पार्कलिंग। देखिए स्पार्कल का मतलब होता है टू शाइन ब्राइटली विद अ लॉट ऑफ स्मॉल पॉइंट्स। चमचमाना, अगर मैं अपनी देसी भाषा में बताऊं तो चमचमाना, चमक मारना। स्पार्कल का मतलब हो जाता है स्पार्कल। मैं दिखाई देता हूं क्या होती है आपको स्पार्कलिंग। ये है स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग में जो स्पार्कल है, स्पार्कल की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है, इसका मतलब हो जाएगा टू शाइन ब्राइटली with a lot of small points। बहुत सारे मार्केट में जो है पेन भी आते हैं जिनसे लिखो या कुछ बनाओ तो इस तरह से जो है वो चमक मारते हैं, साइन करते हैं, ये स्पार्कल पेन कहे जाते हैं। उस स्पार्कलिंग की प्रोसेस ही हो गई। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो एलिफेंट है आपका चिन्नाथाम्बी, उसके पास कोई मैजिक है, उसने वाटर को स्पार्कल कर दिया, ये वाला मीनिंग भी अपसेट हो जाएगा। यहां पर सही वर्ड होना चाहिए स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग का मतलब हो जाता है टू स्प्रेड, ये है स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकल का मतलब हो जाता है टू स्प्रेड ड्रॉप्स ऑफ वाटर और एनीथिंग और पीसेस ऑफ समथिंग ऑन समवन और समथिंग। कोई व्यक्ति आपके सामने से जा रहा है, कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई शादी हो रही है, कोई दूल्हा है, कोई दुल्हन है, आप क्या करते हो? फूल पत्तियां उनके ऊपर फेंकते हो। आप क्या करते हो? स्प्रिंकल करते हो फूलों की पत्तियों को। यहां पर सिचुएशन इस प्रकार की होगी कि ये जो एलिफेंट है चिन्नाथाम्बी, ये वाटर को ले रहा है और अपने ऊपर जो है स्प्रिंकल कर रहा है, इस टाइप से छिड़काव कर रहा है। ये होता है स्प्रिंकल का मतलब। इस टाइप का कुछ कंटेक्स्ट है आपका। वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर। तो यहां पर सही वर्ड हो जाना चाहिए स्प्रिंकलिंग। चिन्नाथाम्बी वाज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हिमसेल्फ। देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पिछले वाले क्लोज टेस्ट में बताया था कि एलिफेंट के लिए हम हिमसेल्फ क्यों लगा रहे हैं, जबकि हिमसेल्फ तो एक ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि किसी पर्सन के लिए लगाया जा सकता है, वो भी मेल पर्सन के लिए। हम एलिफेंट के लिए क्यों लगा रहे हैं? एलिफेंट तो एक एनिमल है ना, चिन्नाथाम्बी एक एनिमल है। शुरू में लिख दिया गया एलिफेंट की बात हो रही है, वो इसलिए क्योंकि हम एनिमल को, चिन्नाथाम्बी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। हम इसमें पर्सन के एट्रीब्यूट शो कर रहे हैं, हमने उसको नाम रखा हुआ है, हमें उसका जेंडर पता है। अगर हमें किसी एनिमल का जेंडर पता है, हमें उसका नाम पता है, हम किसी इंडिविजुअल एनिमल को रिफर कर रहे हैं जो कि हमारा पालतू हो सकता है, जाना पहचाना हो सकता है, तो हम उसको पर्सोनिफाई कर सकते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फाइज कर सकते हैं, और इसीलिए हम उसको जो है एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं और हिमसेल्फ लगा रहे हैं एट ए वाटर बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल लिखा। 138 के ऑप्शन पर चल लेते हैं। क्या ऑप्शन दिए हुए हैं आपको? देखिए द आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ पर नाउन आएगा। 4 वर्ड लिखे हुए हैं, चारों के चारों नाउन है। अगर आगे की आप इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, नोट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, द ब्लैंक आ गया वाज ग्रीन, नोट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, तो पीपल वुड ड्रिंक यानी कि किसी चीज को ड्रिंक करने की बात की जा रही है। लीफ को या फ्लावर को तो आप ड्रिंक कर नहीं सकते, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गए। फिर बचा वाटर या मिल्क। मिल्क ग्रीन होता नहीं है, यहाँ पर वाटर की बात की जा रही है, यानी कि वाटर जो था वो थोड़ा पॉल्यूटेड था, ग्रीन था, ऐसा कि जिसको लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। नोट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, सेज अब्राहम, अब्राहम ने ऐसा कहा। आगे चल लेते हैं। आफ्टर ए नाइस शावर, वो जो स्प्रिंकलिंग कर रहा था वाटर, उसी को शावर कहा जा रहा है। आफ्टर ए नाइस शावर द एलिफेंट वॉक्ड। अब देखिए यहां पर वॉक एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो अपने बाद लेगी नहीं,
यहां पर एक टू प्रीपोजिशन लगाया गया है और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है एक ऑब्जेक्ट जो कि एक रॉक है, और ये टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए, किसी मूवमेंट के फाइनल पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए। तो ये जो रॉक ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वो लास्ट पॉइंट उसके वॉक का। अब यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया गया है और ब्लैंक में जो चार ऑप्शन आपको फिल करने हैं, चारों की चारों प्रीपोजिशन दी गई है। बिहाइंड प्रीपोजिशन की अगर मैं आपको बात करूं तो बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक ऑफ समथिंग, एट द बैक ऑफ समथिंग और समवन। अगर बिहाइंड प्रीपोजिशन को यहां पर लगाने की कोशिश करोगे तो उस बिहाइंड प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा कि किसके बैक वो वॉक कर रहा था। अगर आप वॉक बिहाइंड की बात करते हैं, वॉक बिहाइंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बिहाइंड चूंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये निश्चित रूप से अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेगी जो कि कोई पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। तो मीनिंग कुछ इस तरह का निकल के आ जाता है कि कोई पर्सन या कोई थिंग वॉक कर रही थी, मूव कर रही थी, उसी के पीछे कोई वॉक कर रहा था। लेकिन ऐसा तो कोई कंटेक्स्ट है नहीं, रोक है वो तो पड़ा हुआ है, उसको मूविंग रोक नहीं दिखाया गया है। और दूसरी बात ये है कि अगर बिहाइंड को यहाँ लगा भी दोगे तो बिहाइंड के सीधे बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर तो एक और प्रीपोजिशन लगा है। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, वॉक बिहाइंड समथिंग और समवन, तो इसका एक मतलब ये भी हो जाता है टू फॉलो, टू फॉलो समथिंग और समवन। अब फॉलो फिजिकल सेंस में भी किया जा सकता है, कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई कार जा रही है, आप उसके पीछे वॉक कर रहे हैं, उस फिजिकल सेंस में भी इस स्ट्रक्चर को यूज किया जा सकता है। मेटाफोरिकल सेंस में भी यूज किया जा सकता है। आपके किसी भाई ने, किसी दोस्त ने कोई काम किया, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप भी वो काम कर रहे हैं, ये मेटाफोरिकल सेंस में हो गया। कुल मिला के ये स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसको कंटेक्स्ट से हटा दो। ओवर की अगर हम बात करें, ओवर की अगर हम बात करें तो ओवर एक प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन एक हायर पोजीशन को रिफर करता है, किसी चीज के ऊपर कुछ है। अगर मैं वॉक ओवर स्ट्रक्चर की बात करता हूं, वॉक ओवर स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो वॉक तो एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ओवर है प्रीपोजिशन। देखिए, मैं प्रीपोजिशन को इसीलिए दिलचस्पी के साथ इतना समझाता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने अक्सर देखा है एसएससी के स्टूडेंट्स खासकर प्रीपोजिशन को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वॉक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ओवर प्रीपोजिशन हो गया और इस प्रीपोजिशन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा होगा समथिंग, तो इसका क्या मतलब होगा? वॉक ओवर समथिंग का मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि कोई बड़ा सा टेबल है, किसी ने यहां से वॉक करना शुरू किया और यहां आ गया, वॉक ओवर समथिंग। कोई एक मशीन है, ट्रेडमिल होती है जैसे दौड़ने वाली, जिम वगैरह में देखने को मिल जाती है, ये ट्रेडमिल है, यहां पर वॉक ओवर चल रहा है। तो वॉक ओवर समथिंग का एक मीनिंग ये निकल के आता है टू स्टेप, टू स्टेप और ट्रेड ऑन समथिंग। किसी चीज है, आप उस पे जो है वॉक कर रहे हैं, उसकी सरफेस पे वॉक कर रहे हैं। यहां पर ओवर में ना अक्रॉस का एक इनहेरेंट मीनिंग रहता है कि आपने इस पॉइंट से शुरू किया और इस पॉइंट तक आ गए। वॉक ओवर के साथ अगर समथिंग लगा दोगे तो इस तरह का मीनिंग आएगा। वॉक ओवर के साथ अगर आप समवन लगा देते हैं, यानी कि ओवर प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है अगर वो समवन हो जाएगा, तो एक अलग मीनिंग निकल के आ जाता है और वो ये है टू ट्रीट समवन, टू ट्रीट समवन विद डिसरिस्पेक्ट। वॉक ओवर समवन का मतलब हो गया टू ट्रीट समवन विद डिसरिस्पेक्ट। आपके सामने जो स्ट्रक्चर दी गई है, आपके कंटेक्स्ट में जो स्ट्रक्चर दी गई है वो है वॉक ओवर टू, यानी कि वॉक तो हो गई आपकी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, ओवर और टू दोनों प्रीपोजिशन को मिलाकर एक मल्टीवर्ड प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन बना दिया गया है। और ओवर दिखा रहा है कि वो जो एलिफेंट है वो किसी सरफेस पर मूव किया, और टू दिखा रहा है उस डेस्टिनेशन को, उस रॉक को, टू रिफर कर रहा है उस लास्ट पॉइंट को जहां पर उसका वॉक, जहां तक उसका वॉक हुआ, वॉक ओवर हुआ। वॉक ओवर टू की अगर मैं सम्मिलित रूप से बात करूं तो वॉक ओवर टू स्ट्रक्चर का मतलब हो जाएगा टू फिजिकली मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये इसका लिटरल मीनिंग हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो आपका कंटेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर आ जानी चाहिए थी ओवर प्रीपोजिशन। बाकी प्रीपोजिशन भी यहाँ पर मीनिंगलेस हो जाएंगी। देखिए अगर नियर की बात करें तो नियर का मतलब है नॉट टू फार अवे इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में कोई ज्यादा दूर ना हो तो उसको नियर बोल देते हैं। प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह लगाओगे तो यहाँ पर टू लगाने की जरूरत नहीं थी, और अगर नियर को यहाँ पर एडवर्ब की तरह लगाओगे तो भी बात मीनिंगलेस हो जाएगी, क्योंकि टू जो है एक डेस्टिनेशन को रेफर कर रहा है। अगर कोई भी एलिफेंट वॉक किया है इस टू डेस्टिनेशन तक, इस रॉक तक, तो वो उसके नियर ही तो गया होगा। तो नियर को यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह लगाना जो है सुपरफ्लुअस हो जाएगा, एक ही बात को दो अलग अलग प्रीपोजिशन से दर्शा रहे हैं, इसलिए मैं इसको चूज नहीं करूंगा। अबव की अगर मैं बात करूं तो अबव रिफर करता है एक हायर पोजीशन को, हायर देन समथिंग और समवन, ठीक है। अगर कुछ इस तरह का कंटेक्स्ट होता है कि यहाँ पर कुछ है और एलिफेंट जो है इसके हायर पोजीशन में है, वर्टिकली जो है हायर पोजीशन में है, तो ठीक हो जाता। अगर अबव प्रीपोजिशन को लगाओगे तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जिसके ऊपर पोजीशन पे एलिफेंट जो है वॉक कर रहा था। ऐसा होता नहीं है। अगर ये ग्राउंड है तो एलिफेंट ऐसा थोड़ी ना है कि हवा में उड़ रहा होगा इसके ऊपर। तो अबव प्रीपोजिशन भी यहाँ पर मीनिंगलेस हो जाती है। यहाँ पर सही प्रीपोजिशन होगी वॉक ओवर टू अ रॉक, लिफ्टेड इट एंड ड्रैंक फ्रॉम ए, ब्लैंक दिया हुआ फिर अंडर इट। देख लेते हैं, इस तरह का कुछ कंटेक्स्ट होगा। एलिफेंट जो है वॉक ओवर किया होगा, एक रॉक होगा, उसके पास गया होगा, ठीक है। एंड ड्रैंक फ्रॉम अ टैंक, स्प्रिंग, टैप, पॉन्ड। देखिए टैंक की अगर मैं बात करूं, ड्रिंक करने की बात की जा रही है ना, तो वाटर के टैंक की बात हो रही होगी। तो ये होता है आपका टैंक, ये होता है आपका वाटर टैंक, ये सबके घरों में होगा। इसे भी टैंक बोला जा सकता है किसी भी प्रकार के लार्ज कंटेनर को, बड़े कंटेनर को जिसमें वाटर को स्टोर किया जा सकता है, उसको हम कह सकते हैं टैंक। फिर एक ऑप्शन आया है आपके सामने स्प्रिंग। क्या होता है स्प्रिंग? एक स्प्रिंग तो यही होता है, सबने देखा होगा, बटन वाले पेन आते हैं उसमें भी होता है। यह बात की जा रही है स्प्रिंग ऑफ वाटर की। स्प्रिंग ऑफ वाटर का मतलब है एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स जो ग्राउंड सरफेस से खुद ही जो है निकल के आ जाता है, और ये वाटर का रिसोर्स होता है, इसको स्प्रिंग कह सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जमीन में से खुद ही बिना कोई एफर्ट लगाए खुद ही जो है पानी निकल के बाहर आ रहा होता है, ऊपर आ रहा होता है, उसको कहते हैं स्प्रिंग ऑफ वाटर। स्प्रिंग का मतलब एक सीजन भी होता है, विंटर के बाद और समर से पहले का जो सीजन होता है उस सीजन को भी स्प्रिंग कह देते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग ऑफ वाटर की। अर्थ की सरफेस से नेचुरल रूप में उस नेचुरल डिस्चार्ज पॉइंट को, उस नेचुरल डिस्चार्ज सोर्स ऑफ वाटर को स्प्रिंग कह देते हैं। ये एक नेचुरल डिस्चार्ज है, यहाँ पर कोई पाइप वगैरह कुछ नहीं लगाया गया, ये एक नेचुरल डिस्चार्ज है, कोई समरसेबल यहाँ पर नहीं किया गया। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है। तो उसने जो वाटर को ड्रिंक किया है, ये देखिए, ये एक स्प्रिंग है, जमीन में से खुद ही पानी निकल रहा है ऊपर को। टैप का मतलब ये होता है, सड़कों पर घरों में आपने लगी हुई देखी होगी, इसको टैप कहते हैं। हम इसको टंकी भी कह देते हैं, लेकिन ये होता टैप है। पॉन्ड का मतलब ये होता है, पॉन्ड का मतलब तालाब, कोई भी पानी का एक नेचुरल जो है स्टोरेज। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन हो जाना चाहिए आपका स्प्रिंग। वो क्यों? कि यहाँ पर कोई रॉक रखा होगा, ये रॉक उसने हटाया और फिर उसने वहां से जो है जो नेचुरल डिस्चार्ज पॉइंट था, वाटर अपने आप जो है जमीन से ऊपर आ रहा था, वहां से इसने ड्रिंक कर लिया। एंड ड्रैंक फ्रॉम अ स्प्रिंग अंडर इट, इट रिफर कर रहा है रॉक को, रॉक के नीचे, रॉक के अंडर में जो स्प्रिंग था वहां से इसने ड्रिंक कर लिया। तो इस तरह से जो है चीजों को समझना है। देखिए प्रीपोजिशन का यूसेज जब भी आपके सामने आए तो आप प्रीपोजिशन के, जब भी कोई प्रीपोजिशन आपके सामने आए तो प्रीपोजिशन के फंक्शन को आप देखें कि इस प्रीपोजिशन का क्या मीनिंग है, किस तरह का ऑब्जेक्ट इसके साथ लिखा जाना है, और जो ऑब्जेक्ट इसके साथ लिखा जाना है उस ओवरऑल कंटेक्स्ट में किस मीनिंग को ये कन्वे करेगा, किस सेंटेंस के किस भाग से जोड़ने की कोशिश करेगा। उस प्रीपोजिशन से रिलेटेड 2-4 सेंटेंस आप पढ़ लें। इसी तरह से आपकी स्ट्रक्चर क्लियर होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए जरूरी है कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो, आप चीज़ों को समझें। कोई शॉर्टकट आपके काम नहीं आने वाला है। आप शॉर्टकट लगाने की कोशिश करोगे, आप रूल रेगुलेशन
लगाने की कोशिश करोगे, ऐसा होगा 70-80%, 90% क्लोज टेस्ट हो जाएगा। तुक्का मार के अगर 1-2 गलत हो गए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।